मैं आपका अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले स्वागत करती हूँ। सुषमा जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर से आई हैं, आपका यूनिट आपके साथ आया है। और फिर मैं सब भाई बहनों को नमस्कार कहता हूँ। मनोज जी, ये बताइए कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में आप इतने बरसों से हैं, यहाँ पे आपने अपना एक तरह से नए तरीके से अलग थलग तरीके से नाम बना रखा है, जिसे कि आपकी अपनी ही छाप दी जाती है, जिसमें पेट्रियाटिज़म बहुत ज़्यादा है। आप अपनी फिल्मों में भारत का नाम हमेशा ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। क्या ये जो आपकी इच्छा है जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तभी से है, या फिल्म इंडस्ट्री में आके उसके तौर तरीके देखने के बाद आपने सोचा कि मुझे भारत के लिए कुछ करना चाहिए? सुषमा जी, फिल्म के तौर तरीके जो हैं वो हमेशा ही अच्छे थे। और आदमी ये है कि वक्त के साथ सीखता है। और एक बात हमारी परंपरा में है कि सोच के करो, करके मत सोचो। तो हर फिल्म में मैं अपना नाम भारत नहीं रखता। जैसे एक फिल्म शोर बनाई थी, उसमें भारत नहीं था क्योंकि उसमें भारत की कुछ समस्या नहीं थी, वो एक पर्सनल प्रॉब्लम थी एक आदमी की जी। बाकी जहाँ तक रहा देश का और संस्कृति का ताल्लुक, समाज हमें बहुत कुछ देता है, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया। हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम समाज को कुछ दें, कुछ सोसाइटी के तरफ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि सोसाइटी को कुछ अच्छी चीज़ दें। जैसे कि जिसे मान लीजिए कहते हैं कि शुगर कोटेड पिल। आपने जब फिल्मों में पहले कदम रखा तो शायद अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी इस तरफ। कमर्शियल फिल्म्स आप करते रहे, रोमांटिक रोल्स करते रहे, लेकिन एज सुन एज आपने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, आपने फिर इस संस्कृति को उभारने के लिए, लोगों में जागृति पैदा करने के लिए उपकार जैसी फिल्में बनाई। क्या ये सही है? उपकार जैसी फिल्म ने तो मुझ पे उपकार किया है। बाकी ये है कि जैसे आपने कहा कि पहले इस्टेब्लिश करने के लिए कि जब आदमी भूखा हो तो सामने जो पड़ा हो खा लेता है। पहले तो पेट की आग सताती है जी। जब आदमी थोड़ा सा अपनी जगह पे आ जाता है तो फिर वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा अगला कदम क्या होगा। आदमी सोचता है, करने वाला करवाने वाला तो वो है। आपका मतलब जिसको आपके परमात्मा जिसको बोलते हैं, जी। जिसको अल्लाह भी बोलते हैं। आप बहुत धार्मिक विचारों के हैं? फनेटिक नहीं हूँ लेकिन मानता ज़रूर हूँ। पूजा वगैरह करते हैं? कोई ये निश्चित नहीं है कि इतने बजे करनी है। मैं गाड़ी में चलते हुए कर लूँ, जब उसका नाम आए कर लूँ। और सबसे बड़ी पूजा तो काम है। परिवार की देख रेख भी तो एक तरह की पूजा है। वो भी पूजा है, मित्रता भी पूजा है, मेहमानों को मिलना, उनकी देखभाल करना, ये भी पूजा है। हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू देना, ये भी अच्छी पूजा है। ये कर्म है, कर्म तो करना है। मनोज जी, ये बताइए, आपने फिल्म क्रांति बनाई जी। उसके बाद बहुत अरसा हो गया, आपकी किसी फिल्म के बारे में कुछ सुना नहीं। पिछले दिनों हमने सुना कि क्लर्क फिल्म के बारे में आप कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स थे भारतीय सरकार के साथ, पाकिस्तानी सरकार के साथ। क्या वो सभी सॉल्व हो चुके हैं? जी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अफवाहें? अब अफवाह का तो ये है कि उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने भाई मोहम्मद अली और ज़ेबा भाभी को इजाज़त दे दी। हमारी सरकार ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, इजाज़त मिल गई। और 18 मार्च के करीब ये क्लर्क फिल्म शुरू हो जाएगी। बाकी क्रांति के बाद एक फिल्म बनी पेंटर बाबू। जी, लेकिन उसमें आप हीरो के तौर पे नहीं आए। जी नहीं, आपके भाई साहब? मेरे भाई राजीव। जी। आपने क्यों छोड़ दिया? आपसे बड़ी उम्र के हमारे हीरोज़ अभी भी पेड़ों के आसपास घूम के गीत गाते हैं। क्या आपको वो इमेज बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं, वो कहानी पे डिपेंड करता है। मैं सोचता हूँ कि ये
अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है कि फिल्म में आप जब देखते हैं कि एक हीरोइन है, एक हीरो है, वो पहले या दूसरे सीन में एक दूसरे की टांग पकड़ के उधर से उधर फेंक रहे हैं, तो मुझे कहीं लगता है कि ऑडियंस को उनके बारे में जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए कैरेक्टर्स के बारे में वो चली जाती है। जी। और फिर एक जिसको कहते हैं प्यास, वो रहनी चाहिए कि ये हीरो हीरोइन का मिलन कब होगा, ये बात कब होगी। जब तीसरे सीन में आपने गाने में उठा के हीरोइन को इधर फेंका तो बात खत्म हो गई। फिर तो बीच में विलन ही आएगा, मुक्का मुक्की होगी और क्या होगा। तो जब आप फिल्म बनाते हैं तो इस बात को बहुत ध्यान में रखते हैं? रखना चाहिए। हाँ, लेकिन आपकी फिल्मों में अक्सर देखा है और लोग भी बात करते हैं कि फिल्म को कामयाब बनाने के लिए आप दो चीज़ों का सहारा लेते हैं। एक तो आप फिल्म को बहुत पेट्रियाटिक बनाते हैं ताकि लोगों के दिलों को वो छू जाए। दूसरे, आप उसमें किसी भी तरीके से, हमारी फिल्मों में किसिंग सीन्स वगैरह अलाउड नहीं होते, तो आप उसको कॉम्पनसेट करने के लिए किसी भी तरीके से हीरोइन से कुछ इस तरह के सजेस्टिव डांसेस वगैरह करवाते हैं जिनसे कि वो फिल्म पॉपुलर हो। ये आप पर एक तरह से तोहमत है? वैसे तो मेरा ख्याल आजकल किसिंग अलाउ भी की उन्होंने। अच्छा, कौन सी फिल्म है? मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं तो बेताब में शायद है। लेकिन जहाँ आपने कहा कि डांसेस का, कि सजेस्टिव शॉट, तो ये डांसेस तो हमारी परंपरा में हैं। अब आदमी उसको किस रंग से और किस नज़र से देखता है वो आदमी पे डिपेंड करता है। जैसे कि फिल्म शोर में एक गाना था, पानी दे पानी तेरा रंग कैसा, उनको वो लड़की के शॉट याद रहे जो पानी में भीगती थी, वो झोंपड़ी में बच्चों के शॉट याद नहीं रहे, फुटपाथ पे बच्चों के शॉट नहीं रहे याद रहे। उनको वही याद रहता है जो उनको पसंद है और फिर वो उसी पे क्रिटिसिज्म करते हैं जो उनको पसंद है। पर आपने दोनों इस्तेमाल और फिर रहा कि पैट्रियोटिज्म, अगर पैट्रियोटिज्म से फिल्म चलती है तो मैं कहता हूँ भगवान करे सभी पैट्रियोटिज्म पे फिल्म बनाएं। पैट्रियोटिज्म की बात आई तो हमारी संस्कृति इतनी रिच है, हमारा इतिहास इतना रिच है, हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं इतनी रिच हैं। वेस्ट में आप देख लीजिए, फिल्में बनाते हैं, मिथोलॉजिकल फिल्में बनती हैं और बहुत मशहूर होती हैं। यहाँ पे हमारे इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इतना पैसा कमाते हैं, इतना मान है, इतनी शोहरत है उनकी, इस तरह की हमारी रिलीजियस फिल्में क्यों नहीं बनती? हमारे बच्चे जो बाहर भी रहते हैं, मैं बाहर के बच्चों की बात करती हूँ, और मेरे विचार में यहाँ भारत में रहने वाले समृद्ध परिवारों के नौजवान लड़के लड़कियाँ भी उसी तरीके के होंगे जिस तरह से बाहर के लड़के लड़कियाँ हैं। उन्हें अपनी जो मिथोलॉजिकल कहानियाँ हैं वो अच्छी नहीं लगती, वो बुरी लगती हैं। डोंट टॉक अबाउट दिस, ये कहानी है। दूसरी तरफ आप 10 कमांडमेंट्स ले लीजिए या बेन हर ले लीजिए, इस तरह की फिल्में कितनी कामयाब रहती हैं। क्या कभी इस तरह का दौर नहीं आएगा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जब उस चीज़ को भी उतनी? खैर आजकल तो दौर सभी जगह बिगड़ा हुआ है, कुछ वीडियो कुछ टीवी, ये वक्ती बुखार होते हैं, चढ़ते हैं उतर जाएंगे। 10 कमांडमेंट या बेन हर की बात है, ठीक है, उनकी वर्ल्ड मार्केट है, तो हम भी तो एक तरह से पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। 600 मिलियन लोग वो कम नहीं होते। हमारे यहाँ बनी ऐसी फिल्में, ऐसी बात नहीं, पर उतनी बड़ी स्केल पे नहीं बनी। कौन सी फिल्म बताइए आप? महाभारत को ले लीजिए, महाभारत की बात कर सकते हैं। श्री जय संतोषी माँ को लीजिए, नहीं, श्री विजयबाई भट्ट से लीजिए, पहले रामराज बनाई थी उन्होंने। हाँ, बहुत पहले ज़माने में बनाई थी। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो इतिहास है वो शुरू ही इसी परंपरा से होता है। ठीक, मैं मानती हूँ। जब दादा साहब फाल्के ने, जहाँ आजकल यहाँ बम्बई में हरकृष्ण दास हॉस्पिटल है, वहाँ एक सिनेमा हुआ करता था, टूरिंग टॉकी जी, वहाँ एक फिल्म थी लाइफ ऑफ क्राइस्ट। हाँ, तो दादा साहब फाल्के फिल्म लाइन में नहीं थे, उन्होंने वो फिल्म देखी और उनका एक आर्टिकल मैंने पीछे पढ़ा था, वो रातों रात
सोए नहीं कि हमारे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, इतनी बड़ी कथाएं हैं, क्या हम नहीं बना सकते। तो वो बस उसके पीछे पड़ गए, घर के जेवर बेचे, इंग्लैंड गए, अपने आप को ट्रेन किया, फिल्म बनाई, पहली पिक्चर राजा हरिश्चंद्र। मैं मानती हूँ कि शुरुआत उसी तरीके से हुई। मैं ये भी मानती हूँ कि तब के जो लोग थे, जो अब हमारे नाना नानी दादा दादी के ज़माने के होंगे, वो उन फिल्मों को पसंद करते थे क्योंकि रिलीजियस बैकग्राउंड होती है। लेकिन इतनी वेस्टर्नाइज आजकल की सोसाइटी हो चुकी है कि हमारी जो ऋषि मुनियों की आपने बात की, उन्हें तो बिल्कुल कोई स्थान ही नहीं दिया जाता। उनकी कहानियाँ कोई बोरिंग तो नहीं है। नहीं, जैसे गांधी जी ने भी कहा कि भारत जो है वो गांव में बसता है। गांव में आप चले जाइए तो आपको आज भी वही परंपरा मिलेगी। आप कुछ इस तरह की फिल्म नहीं बनाना पसंद करेंगे? मैं अभी एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ, कलयुग की रामायण। हाँ, वो फिल्म कहानी मैंने बहुत साल पहले लिखी थी, लेकिन वो फिल्म डायरेक्ट करना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? उसमें थोड़ा ट्रिक वर्क ज़्यादा है। अच्छा, तो वो कौन डायरेक्ट कर रहा है फिल्म आपके लिए? मैंने रिक्वेस्ट की है बाबू भाई मिस्त्री से, हमारे बड़े सीनियर टेक्नीशियन हैं, जी। हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर मनमोहन देसाई उनके असिस्टेंट थे। हाँ जी। और फिर बाद में बाबू भाई मिस्त्री काफ़ी फिल्मों में उनके साथ एसोसिएट डायरेक्टर भी रहे। जी। वो आइडिया उनको अच्छा लगा। जिस बात पे आप कह रहे हैं कि नाना नानी दादा दादी की बात की, आज कल की रामायण, वो रामायण एक थी, आज कलयुग की रामायण क्या है, उस पे फिल्म बन रही है। जी। मैंने सुना है कि आप फिल्मी लाइन में तो उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि आपके भाई भी इस फिल्म इंडस्ट्री में, आपने उनको लॉन्च किया है। आपकी बेटी रिकी भी अब इसी इंडस्ट्री में है। कुणाल। विशाल भी है, बड़ा लड़का, वो गाने गा रहा है अभी। अच्छा। उसके साथ फिल्म शुरू कर रहा हूँ मैं, क्लर्क शुरू आदि होने के बाद, भारत का बेटा। अच्छा, भारत का बेटा क्यों नाम रखा है साथ में? सन ऑफ इंडिया। उसके बावजूद आपके इंटरेस्ट में तो और हैं। सुना आप होम्योपैथी में बहुत इंटरेस्टेड हैं। क्या दोनों का मुझे मेल समझ में नहीं आया। फिल्म इंडस्ट्री, शो बिजनेस, और ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट। होम्योपैथी का क्या है कि एक बार जिसको बोलते हैं कि मस्से हो जाते हैं, जी। तो मस्से हो गए थे, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, हाँ। कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो एक हमारे बहुत पूजनीय कलाकार हैं, दादा मुनि कहते हैं हम उनको, अशोक कुमार जी, उन्होंने मुझे एक ड्रॉप दिया था एक दवाई का। मद्रास में हम शूटिंग कर रहे थे और 7 दिन में सब कुछ साफ हो गया था। अच्छा। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, जो मास्टर डॉक्टर्स हैं इंडिया में, हाँ। उनसे बाकायदा जैसे स्कूल में जाके पढ़ते हैं, उनसे पढ़ता रहा। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर बन गया। अब आप डॉक्टर हैं? इंसिडेंटली अब आप डॉक्टर हैं? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और डॉक्टर कहते हैं सिगरेट नहीं पीते, अच्छा। लेकिन मैं सिगरेट पी लेता हूँ। ये वो डॉक्टर इकबाल, जो बहुत, जिन्होंने लिखा हुआ है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छा है दिल के पास रहे दिल का पासवां, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। बहुत अच्छा। एक दिन अपनी भी मान लेनी चाहिए, 6 दिन डॉक्टर की मान लेनी चाहिए। आप होम्योपैथी की बात कर रहे थे, तो अब आप मेडिकल डॉक्टर हैं, आपके पास डिग्री है। जी हाँ। क्या इससे आप डिस्पेंसरी खोल रखी है या ऐसी कोई बात है? यहाँ चैरिटेबल डिस्पेंसरी यहाँ खोली है, उसमें आयुर्वेद भी है, यूनानी भी है, और फ्री कार्डियक चेकअप भी है। और ऐसी आशा करता हूँ कि अपने देश में हर स्टेट में एक फ्री चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोलूँ। जब आप चैरिटेबल बोलते हैं तो उसका मतलब जो भी वहाँ इलाज के लिए आना चाहता है, इलाज के लिए आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल मुफ्त? बिल्कुल। और दवाइयाँ का खर्चा कौन देता है? आप ही करते हैं सब जी कुछ? हाँ, जी हाँ। तो ये आपकी तरफ से लोगों को एक तरह का तोहफा ही हुआ, फिर की सेवा हुई, दान हुआ? नहीं, मुझे जो कुछ मिला लोगों से मिला, उन्हीं को वापस जा रहा है। ये तो कहावत ठीक है कि देने वाला तो ऊपर वाला दाता है,
लेकिन हमारे अन्नदाता तो सिनेमा देखने वाले ही हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, वो टिकट खरीदते हैं, तो हमारी जेब में कुछ आता है, कुछ उनको वापस लौट जाए हाँ हाँ। तो उसमें क्या बुराई है। आज की फिल्म इंडस्ट्री आपके विचार में किस ओर जा रही है? इंडस्ट्री वैसे ही रंग बदलती है जैसे बम्बई के मौसम, जैसे आपने कहा था कि फरवरी में भी इतनी गर्मी है, वो जिस तरफ भाव चलता है, नदी को मिलता है, उस तरफ मुड़ जाती है, कभी नरम कभी गर्म। उसका ट्रेंड बदलता रहता है। नदी आपको इस इंडस्ट्री से कोई शिकायत शिकवा है? जिस इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया उससे कौन शिकायत कर सकता है, वो तो माँ समान है। आप अपने बेटे को इस इंडस्ट्री में आपने लॉन्च किया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बाकी स्टार बेटों की तरह आपने उतनी धूम धड़ाका उसके लिए नहीं किया जितना बाकी स्टार पेरेंट्स ने किया। देखिए, मेरे पिता, स्वर्गीय पिता फिल्म लाइन में तो नहीं थे, उन्होंने मुझे लॉन्च नहीं किया। क्रांति में एक छोटा सा रोल था, तो मैंने कहा ये कर सकता है, मैंने पूछा भाई करोगे? करूँगा। उसने किया, फिर जल्दी कद हो गया। ही इज द यंगेस्ट एंड टॉलेस्ट, ही 6'3". हाँ। लोगों ने कहा, मैंने कहा अच्छा है, ये ज़रा सीखना चाहिए, बाहर जाके काम करना, इंडस्ट्री को समझना चाहिए। हाँ। तो आपने से बाप लॉन्च करेगा तो ठीक है, बाप तो लॉन्च करेगा ही, उसमें कुछ रिजर्वेशन आ जाएगी। ठीक है। जाके बाहर सीखे इंडस्ट्री क्या है, लोग कैसे हैं, बात कैसे करनी है, तो उसके काम में मैं दखल नहीं देता। आपके विचार में क्या वो, आपके विचार में एक कलाकार की नज़र से अगर आप अपने बेटे को देखें तो किस तरह का कलाकार आपको लगता है? मैं पिता की हैसियत से नहीं बोल रहा, एक डायरेक्टर की हैसियत से बोल रहा हूँ कि मुझे जब मौका मिले मैं उसके साथ फिल्म स्टार्ट करूँ। वो बड़ा डिसिप्लिन और बड़ा वर्सटाइल एक्टर है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा बेटा है। आपने कह दिया, मैं समझती हूँ। एज अ डायरेक्टर यू लाइक हिम। आप जानते हैं, समझते हैं और सोचते हैं कि वो एक दिन ऊंचाई पे पहुंचेंगे। मेहनत करता रहेगा, लगन लगी रहेगी तो ज़रूर पहुंचेगा। मनोज जी, आपकी आने वाली फिल्म क्लर्क आपने कहा अगस्त तक शुरू हो जाएगी? नहीं जी, मार्च में। मार्च में शुरू हो जाएगी। जी हाँ। और कब तक ख़त्म हो जाएगी? इरादा तो 4 महीने में ख़त्म करने का है। और उसके बाद तो रिलीज़ इसी साल की है? जी हाँ। और उसके बाद आपने भारत का बेटा और एक और फिल्म आपने कहा आप बनाने जा रहे हैं, वो कलयुग की रामायण। कलयुग की रामायण। ये तीनों फिल्में इसी साल में शुरू हो रही जी हैं हाँ। और इसी साल में इन तीनों की रिलीज़ भी हो रही है। हो जानी चाहिए, नहीं होंगी तो वही है कि 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर खा जाएंगे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ले जाएंगे। आप 3 फिल्में बना रहे हैं, होम्योपैथी का काम कर रहे हैं, आपको वक्त मिलता है सोने वगैरह का? इसका जवाब तो मेरी बीवी दे सकती है। मनोज जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना खूबसूरत इंटरव्यू दिया। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ अंत में सब सुनने वालों को, आपको, कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। शुक्रिया।